हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश कर रहे थे बेटे। पिछले वीडियो में अपने आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ा था। आपने मात्रक को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड निश्चित रूप से पूछा जाता है। अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित पूछा जाता है। इसके अलावा अपने पढ़ा था कि घर्षण विद्युत जो है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। घर्षण विद्युत के आधुनिक आधार पर अपने क्या की थी, व्याख्या की थी। अब अपने पढ़ेंगे बच्चे आवेशन की विधियाँ क्या हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो जैसे मैंने यह वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप तुरंत उसको देख पाएँ। अपने YouTube चैनल जो है वो अपना है क्या, फी डाइव। आप YouTube पे जाके फी डाइव को सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइकन जो बटन है उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को, और आपके पास जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज अपने करेंगे बेटा आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ क्या क्या है, आवेशन की विधियाँ यानी अपने किस तरह से वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। आवेशन की विधियाँ क्या है अपने पास। आवेशन की विधियों में अपने पास क्या है, तीन तरह से अपने किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। पहला अपने पास है बच्चे घर्षण विद्युत, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा अपने पास है क्या, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा अपने पास है बच्चे प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी अपने पास तीन विधियां होगी बेटा। इन तीन विधियों से अपने किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इन तीन में से ये जो विधि है घर्षण द्वारा आवेशन अपने पढ़ चुके, क्योंकि अपने स्टार्ट कहाँ से किया था, घर्षण विद्युत से किया था कि जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह गुण किसकी वजह से आया था, यह गुण घर्षण की वजह से आया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। तो घर्षण विद्युत अपने कर चुके हैं। चालन द्वारा आवेशन क्या है, चालन द्वारा आवेशन कब होता है, जब अपने किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से क्या करते हैं, चालक वस्तु से स्पर्श करवाते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को, अपने पास ये कोई आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु, और इसको क्या करते हैं किसी चालक, ये अपने पास कोई चालक है, इससे क्या करवाते हैं, टच करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं। इससे क्या करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे। तो इसका आवेश जो है वो इसमें क्या होता है, प्रवाहित होता है। यानी आवेश का इससे, यानी आवेशित वस्तु से ये जो चालक वस्तु है इसमें आवेश का प्रवाह होता है। ये चालन द्वारा आवेशन होता है। चालन द्वारा जब आवेशन होता है तो दो कंडीशन याद रखनी है बेटा। चालन द्वारा आवेशन में नंबर 1 भौतिक संपर्क होना चाहिए, भौतिक संपर्क होना चाहिए। मतलब ये वस्तुएं आपस में क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। जब टच होगा तभी क्या होगा, अपने पास आवेशन होगा। दूसरा बेटा ये है कि जो आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु के आवेश में कमी होती है। आवेशित जो वस्तु है, जिस वस्तु से अपने इसको टच कर रहे हैं, आवेशित वस्तु से, उसके आवेश में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी परिवर्तन हो जाएगा आवेश में। तो ये अपने पास था चालन द्वारा आवेशन। अपना यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने को ये प्रेरण द्वारा आवेशन ही पढ़ना है। प्रेरण द्वारा आवेशन है क्या चीज़ है, ये अच्छी तरह से अपने को समझना है। देखिए प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है बेटा, देखिए प्रेरण प्रेरणा एक ही बात है। अपने देखते हैं ना कि ये देखिए ये बच्चा पढ़ने में बड़ा होशियार है, मुझे भी इसके बराबर नंबर लेके आने हैं, तो अपने उसकी तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अपने क्या हो गए, प्रेरित हो गए, ये प्रेरणा है। और अगर अपने भी उसकी तरह पढ़ने लग गए तो जो पढ़ रहा था उससे न तो अपना कोई भौतिक संपर्क हुआ और न ही उसके पढ़ने में कोई कमी हुई, और अपने प्रेरित होकर पढ़ने लग गए। तो ये होता है प्रेरण। इसी तरह से क्या होता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन की जो विधि होती है, इसमें भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन में जिस वस्तु से आवेशन होता है
उस वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से भौतिक संपर्क नहीं होता है। पहली बात, प्रेरण में भौतिक संपर्क नहीं होगा। दूसरी बात, जिस वस्तु से प्रेरण हो रहा है, जिस आवेशित वस्तु से प्रेरण हो रहा है, उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो बातें महत्वपूर्ण हो गई। आवेशन की इस विधि में दोनों वस्तुओं के मध्य भौतिक संपर्क नहीं होता है तथा आवेशित वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन में अपने पास क्या है बेटा, भौतिक संपर्क नहीं होगा। नंबर 1, भौतिक संपर्क नहीं होता, संपर्क नहीं होगा। और दूसरा बेटा, आवेशित वस्तु के आवेश में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं किसमें, प्रेरण द्वारा आवेशन में। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं के मध्य भौतिक संपर्क नहीं होता है, यानी एक दूसरे को टच नहीं करेगी बेटे। और दूसरा, जो आवेशित वस्तु है उस आवेशित वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं किसकी, प्रेरण द्वारा आवेशन की। प्रेरण द्वारा आवेशन को अपने एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल अपने क्या लेते हैं, अपने एक चालक गोला लेते हैं। अपने पास ये एक चालक गोला है, इसको एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। गोला चालक है बेटा, चालक गोला है, और इसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया। इसको किस पे रख दिया, कुचालक स्टैंड पर रख दिया। अब अपने क्या करते हैं, एक धनावेशित छड़, धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, मतलब आवेशित छड़, अपने एक धनावेशित छड़ जो है वो इस चालक गोले के पास लेके आते हैं। एक धनावेशित छड़ इस चालक गोले के पास लेके आते हैं। जब अपने एक धनावेशित छड़ इस चालक गोले के पास लेके आएंगे तब क्या होगा, ये अपने पास धनावेशित छड़ है और इसको इस चालक गोले के पास लेके आए। जब अपने इस गोले के पास लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, प्रेरण होगा, क्योंकि ये चालक है और अपने जानते हैं चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रेरण क्या होगा, ये धनावेश जो है वो इसके ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये धनावेश इसके ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन इसको छोड़कर बाहर नहीं आएंगे, यानी इस तरफ ये इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या कहलाती, क्या करेगी, ऋणावेश उत्पन्न कर देगी। तो इस गोले का ये वाला भाग जो है, मतलब छड़ की तरफ का भाग जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ का जो भाग है, क्यों यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ये भाग क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, गोले का जो धनावेशित भाग है, मतलब जिस तरफ से ये धनावेशित हो गया उसको भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसको अगर अपने पृथ्वी से जोड़ दें तब क्या होगा, इस गोले के ये वाले भाग जो है, इस वाले भाग को अपने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ये अपने पास गोला है और ये अपने पास चालक छड़ थी, ये ऋणावेश। जिससे क्या करते हैं बेटा, इस गोले को भू संपर्कित करते हैं। भू संपर्कित करते ही पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी जो है वो भी आवेश की क्या है, बहुत ही अच्छी चालक है। तो जैसे अपने इसको भू संपर्कित करेंगे तो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस गोले में आएंगे और जो ये सिरा धनावेशित हो गया उस धनावेश को ये ऋणावेश क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। अब क्या करेंगे, अब इस छड़ को भी हटा देंगे और इस भू संपर्कित भाग को भी हटा देंगे। जैसे ही अपने हटाएंगे तो क्या होगा, ये गोला जो है वो एक समान रूप से ऋणावेशित हो जाएगा। ये गोला एक समान रूप से ऋणावेशित हो गया। अब देखिए, गोला ऋणावेशित हो गया, इस छड़ ने इसको टच नहीं किया और इस छड़ के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्रिया कहलाती है बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, इस छड़ के आवेश में अपने दो बात की थी कि भौतिक संपर्क नहीं होगा, कहीं भी अपने इस आवेशित छड़ को इस गोले से टच नहीं किया तो भौतिक संपर्क नहीं हुआ। दूसरा, आवेशित वस्तु के आवेश में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब इस छड़ के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें अपने को इस प्रेरण में ध्यान रखना है। अगर अपने इस गोले को धनावेशित करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इस सिरे को भू संपर्कित कर देते हैं।
इस सिरे को जब भू संपर्कित करते तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हुए थे वो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते और ये सिरा क्या हो जाता, उदासीन हो जाता। यहाँ कोई आवेश नहीं रहता, ये धनावेश रहता। अब अपने क्या करेंगे, जैसे छड़ और भू संपर्कित भाग को हटाएंगे तो ये पूरा गोला क्या हो जाएगा, धनावेशित। यानी जिस तरह से भी आवेशित करना चाहें अपने, उस तरह से इसको आवेशित कर सकते हैं। अब आता है बेटा, एक साथ अगर दो गोलों को आवेशित करना चाहें तो, यानी प्रेरण द्वारा एक साथ दो गोलों को भी अपने आवेशित कर सकते हैं। प्रेरण द्वारा एक साथ दो गोलों को कैसे आवेशित करते हैं? अपने पास दो चालक गोले हैं बेटे, जो कुचालक स्टैंड पे रखे हुए हैं और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये दो गोले हैं बेटा, दोनों कुचालक स्टैंड पे रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब अपने क्या करते हैं बेटा, एक आवेशित छड़ को एक गोले के पास लेके आते हैं। एक आवेशित छड़ को क्या करते हैं, इस एक गोले के पास लेके आते हैं। ये अपने पास धनावेशित छड़ है, इसको एक गोले के पास ले आए, क्योंकि ये चालक गोले हैं। चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये धनावेशित छड़ जो है वो इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, इसके अंदर चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे आकर्षित करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि दोनों गोले टच कर रहे हैं। तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन और इसके दोनों के मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और बी गोले का जो बाहरी पृष्ठ है वहाँ क्या आ जाएगा, उतना ही धनावेश आ जाएगा। जितना यहाँ ऋणावेश आता है उतना ही यहाँ क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस छड़ को हटा देंगे और दोनों गोलों के मध्य अपने अल्प अंतराल उत्पन्न कर देंगे। दोनों गोलों के मध्य क्या करेंगे, अल्प अंतराल उत्पन्न कर देंगे और छड़ को रिमूव कर देंगे। दोनों गोलों के मध्य क्या किया, अल्प अंतराल उत्पन्न कर दिया। जैसे अल्प अंतराल उत्पन्न करेंगे तो ये ऋणावेश इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ जो था वो इस तरफ आ जाएगा, और ये धनावेश इस तरफ था वो इस तरफ, क्योंकि धन और ऋण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। अब अपने क्या करते हैं, दोनों गोलों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं। जैसे ही दोनों गोलों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे बेटा, तब क्या होगा, जब अपने दोनों गोलों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो गोला ए जो है वो समरूप ऋणावेशित हो जाएगा और गोला बी जो है वो समरूप धनावेशित हो जाएगा। इस तरह से प्रेरण द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, दो गोलों को एक साथ भी आवेशित कर सकते हैं। देखिए बेटा, फिर देखिए, ये अपने पास छड़ थी, इस छड़ के आवेश में कोई चेंजेस नहीं आया। दूसरी बात, इस छड़ ने किसी गोले को टच नहीं किया। तो प्रेरण द्वारा आवेशन जो होता है उसमें न तो भौतिक संपर्क होता है बेटा, और न ही उस आवेशित वस्तु के आवेश में किसी तरह का परिवर्तन होता है जिसकी सहायता से प्रेरण किया जाता है। तो ये था बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आते हैं बेटे अपने पास स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इसको बोलते हैं बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, शॉर्ट में इसको कहते हैं बेटा GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज़ है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो एक उपकरण है बेटा, एक उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से, इस तरह की अपने पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस से अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करते हैं अपने, यानी आवेश का संसूचन किया जाता है। GLE की सहायता से क्या किया जाता है, आवेश का संसूचन किया जाता है। यानी इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग आवेश का संसूचन करने में किया जाता है। अब इस आवेश के संसूचन का अर्थ क्या है? संसूचन शब्द का अर्थ होता है बेटा, ये जो शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है पता लगाना। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? पता लगाना। मतलब आवेश, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इस चीज का पता लगाने के लिए अपने इस उपकरण का, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। अब ये होता क्या है? बिल्कुल सिंपल सा एक एपरेटस है, ठीक है। अपने पास क्या है, एक कांच का पात्र होता है। ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में क्या होता है, कांच का एक पात्र होता है इस तरह से।
कांच का एक पात्र है जिसे अपने जी से व्यक्त कर सकते हैं। ये कांच का एक पात्र है जी। इसका ये जो मुंह है इसमें एक छिद्र युक्त ढक्कन लगा होता है, छेद युक्त ढक्कन इसके अंदर लगा होता है, जिसमें से क्या होती है, एक छड़ गुजरती है, जिसमें से एक छड़ गुजरती है। और ये जो छड़ है, इस छड़ का जो निचला सिरा है उससे क्या होता है, सोने की दो पत्तियां जुड़ी होती है। इसका जो निचला सिरा है उससे क्या है, सोने की दो पत्तियां L1 और L2 जुड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो गोल्ड लीफ है। और जो ऊपरी सिरा है बेटा, इस ऊपरी सिरे से धातु की एक चकती डिस्क जुड़ी होती है, डिस्क डी जुड़ी होती है। ये सोने की पत्तियां होती है L1 और L2, इसी कारण से इसका नाम जो है वो क्या है, स्वर्ण पत्र है, सोने की पत्तियां जुड़ी हुई है। ये अपने पास एक कंडक्टर रोड है जिसका नाम R दे देते हैं। इन पत्तियों के दोनों तरफ इस पात्र की दीवार से, पत्तियों के दोनों तरफ पात्र की दीवार से क्या होता है, टिन की दो पत्तियां जुड़ी होती है, T1 और T2। ये पत्तियां जो है वो क्या काम करती है, टिन की पत्तियां, टिन की पत्तियां इस उपकरण की सुग्राहिता को बढ़ा देती है। टिन की जो पत्तियां हैं वो इस उपकरण की सुग्राहिता को बढ़ा देती है। अब देखिए बेटा, सुग्राहिता का मतलब क्या होता है बेटा, सुग्राहिता का मतलब ये होता है ऐसा उपकरण जो थोड़े से आवेश का भी सहसूचन कर सके, मतलब कम से कम, यानी बहुत ही तो कम सा अपने पास आवेश हो और उसका भी सहसूचन कर दे, तो ऐसा उपकरण जो होता है वो क्या होता है, सुग्राही उपकरण होता है। अब अपने को देखना है कि ये किस तरह से काम करेगा। मान लो अपने पास एक रोड है, उस रोड पर आवेश है या नहीं है, ये अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो जो अपने पास रोड है उस रोड को अपने क्या करेंगे, इससे टच करवा देना। किससे, डिस्क से। ये जो चकती है, इस चकती से क्या किया बेटा, टच करवा दिया। ये चकती क्या है, चालक है। और जैसे अपने इसको इससे टच करवाएंगे, अगर इसमें आवेश है तो क्या होगा, वो आवेश इससे, क्योंकि ये चालक है और इससे ये भी चालक है, तो इसमें प्रवाहित होगा, यानी डिस्क से होता हुआ इस रोड से प्रवाहित होगा, और रोड से प्रवाहित होकर किस पे आ जाएगा, सोने की पत्तियों पर आ जाएगा। जैसे सोने की पत्तियों पर आएगा, दोनों पत्तियों पर क्या हो गया, समान प्रकृति का आवेश हो गया। समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये पत्तियां क्या होगी, एक दूसरे से दूर हट जाएगी। ये पत्तियां एक दूसरे से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। जैसे ही दूर हटेगी अपने को पता चल जाएगा कि इस रोड पर अपने पास क्या था, आवेश था। इस तरह से अपने क्या करते हैं, इस आवेश को देख। अच्छा, ये कैसे काम करती है, जैसे इन पर आवेश आएगा, अगर मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस रोड पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ प्रेरण होगा, तो इसकी तरफ की टिन की जो साइड है वो ऋणावेशित हो जाएगी और परे की साइड जो है वो क्या हो जाएगी, धनावेशित। प्रेरण वाली बात हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ होगा। अब क्या होगा कि ये धनावेश इस ऋणावेश से क्या होगा, आकर्षित, तो ये पत्ती ज़्यादा दूर हट जाएगी। मान लो कम आवेश था तो कम प्रतिकर्षण, अपने को हो सकता है विस्थापन का पता ही नहीं लगे। लेकिन जैसे ये कंडीशन होगी तो ये ज़्यादा क्या होगी, विस्थापित होगी, और जैसे विस्थापित होगी ये पत्तियाँ, तो अपने को तुरंत पता चल जाएगा कि इस पर आवेश है। इस तरह से ये क्या करता है, इसकी सुग्राहिता को बढ़ा देता है, यानी इसको सुग्राही बना देता है इस उपकरण को। कौन, ये टिन की जो पत्तियाँ हैं। तो ये था बेटा अपने पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब अपने पास आता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, विद्युत आवेशों के मध्य बल। विद्युत आवेशों के मध्य बल, कूलाम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस पे डिपेंडेंट है। विद्युत आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। विद्युत आवेशों के मध्य बल जो है बेटा वो किसने ज्ञात किया था, कूलाम ने ज्ञात किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। जिस तरह से गति में अपने न्यूटन के नियम महत्वपूर्ण है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से किसमें, गति के लिए अपने जब भी गति का अध्ययन करते हैं बेटा, बिना न्यूटन के नियमों के गति का अध्ययन संभव नहीं है।
उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन कूलाम के नियम के बिना संभव नहीं है। तो कूलाम ने क्या किया था बेटा, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया और एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम की स्टेटमेंट क्या है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य, ध्यान से सुनिए, मैं एक बार यहीं रुकूंगा, दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य, बिंदुवत आवेशों के मध्य, इसके आगे की बात में करेंगे। पहले अपने इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। ये कूलाम के नियम की कंडीशन भी है बेटा, या कूलाम के नियम की अपने पास सीमा भी है ये, और ये बोर्ड में अपने क्वेश्चन आया हुआ है, कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है बोर्ड में। तो अपने पास ये कूलाम के नियम की क्या है, सीमाएं भी है। क्या? दो स्थिर बिंदुवत आवेशों, यानी अपने पास जो आवेश है वो आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। यानी कूलाम के नियम के लागू होने के लिए पहली कंडीशन हो गई कि आवेश जो है वो क्या होने चाहिए, विरामावस्था में होने चाहिए, आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में होने चाहिए। पहली कंडीशन हो गई बेटा कि आवेश किस में होने चाहिए, विरामावस्था में। दूसरा देखिए, आवेश जो है वो क्या होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। पहली कंडीशन अपने समझ गए बेटा, स्थिर आवेश का मतलब अपने समझ गए। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है बेटा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिंदुवत आवेश होने चाहिए। जैसे बिंदुवत शब्द आता है अपने माइंड में एक ऐसा विचार आ जाता है कि ये एकदम छोटा सा होना चाहिए आवेश। अपने दिमाग में ऐसी बात आती है कि ये आवेश एकदम क्या होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटे। बिंदुवत आवेश किसको कहते हैं? देखिए, अपने पास ये दो गोले हैं, दोनों ही आवेशित गोले हैं, दोनों ही क्या है, आवेशित गोले हैं। अपने पास ये दो गोले दोनों ही क्या है, आवेशित है। ये इनके बीच की दूरी है, ये इनके बीच की दूरी है। यदि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी, ध्यान से सुनिए बेटा, यदि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी उनके आकार से बड़ी हो, ये जो दूरी है वो इनके साइज से अगर बड़ी है तो उन दोनों वस्तुओं को बिंदुवत आवेश मानते हैं। अब इस गोले का आकार चाहे कुछ भी है, इस गोले का आकार चाहे कुछ भी है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं आपको। अगर अपने क्या करें, चंद्रमा और पृथ्वी की बात करें, अपने इन दोनों को क्या कर लें, आवेशित गोले मान लें। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को क्या मान लें, आवेशित गोले। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो इन दोनों के आकार से क्या है, बड़ी है। तो ये दोनों ही आवेशित गोले जो हैं वो बिंदुवत हैं। ये दोनों ही आवेशित गोले क्या हैं, बिंदुवत। मतलब सिंपल सा ये हो गया कि अगर आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी उनके आकार से अगर बड़ी है तो अपने उन आवेशित वस्तुओं को क्या मानेंगे, बिंदुवत वस्तुएं मानेंगे। तो कूलाम का नियम जो है, दो महत्वपूर्ण बातें अपने देख ली कि कूलाम के नियम के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, दो स्थिर और बिंदुवत आवेश होने चाहिए, तब अपने आगे इसको पढ़ पाते हैं। अब अपने क्या करते हैं, पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। पूरा स्टेटमेंट अपने पास क्या है, दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण कब होगा बेटा, जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान प्रकृति के आवेश होंगे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है बेटा, तथा इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के
अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। देखिए, दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बेटा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा के बारे में अपने जिक्र करना है। तो इसकी दिशा जो होती है बेटा, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कैसे होती है वो अपने देखते हैं। अपने मान लेते हैं कि अपने पास दो बिंदुवत आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी r है। अपने पास क्या है, Q1 और Q2 दो बिंदुवत आवेश हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटे, r है। यानी अपने पास A बिंदु पर Q1 आवेश, B बिंदु पर Q2 आवेश और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तब कूलाम के नियम से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 का मापांक इंटू Q2 का मापांक। ये तो आ गया बेटा समीकरण नंबर 1 तथा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण नंबर 2। देखिए, अब अपने बार बार ऐसे परिमाण के रूप में नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे। लेकिन अपने को चाहिए क्या बेटा, मैग्नीट्यूड चाहिए, अपने को सिर्फ उसका मापांक चाहिए, उसका परिमाण चाहिए, चिन्ह की आवश्यकता नहीं है अपने को। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दें बेटा, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा बेटा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे K Q1 Q2 अपॉन r², समीकरण नंबर 3। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास आ रही है बेटा, ध्यान देना है यहाँ अच्छी तरह से अपने को। जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान दो बातों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, जिसका मान माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। K का मान दो चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा, मात्रक पद्धति पर डिपेंड करेगा और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, माध्यम। माध्यम कौन से माध्यम पर बेटा, इन दोनों आवेशों के बीच में भरे हुए माध्यम पर। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ कि K की जो वैल्यू है वो एक तो मात्रक पद्धति पर निर्भर करती है कि आपने कौन सी मात्रक पद्धति का चयन किया है, दूसरा बेटा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के बीच में कैसा माध्यम है। तो अपने पहली कंडीशन ले लेते हैं बेटा। हालांकि ये अपने कहीं काम नहीं आता है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो अपने इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर अपने पास बेटा CGS पद्धति है, कौन सी पद्धति है, CGS पद्धति है, अवाय या निर्वात माध्यम है, अपने दोनों एक साथ ले लेते हैं, अवाय या निर्वात माध्यम है। CGS पद्धति में हवा या निर्वात माध्यम के लिए K इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। K इज इक्वल टू 1 है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। अपने कहीं काम नहीं आएगा क्योंकि फिजिक्स में अपने CGS पद्धति लेके ये बल ज्ञात नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ ध्यान रखिए, याद मत रखिए इसको, ठीक है, क्योंकि आ रहा है तो आपको बताना जरूरी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड, ठीक है, SI पद्धति, क्योंकि फिजिक्स में अपने कौन सी पद्धति यूज करते हैं बेटे, SI पद्धति। SI पद्धति, SI तो पद्धति यूज कर रहे हैं, और अवाय या निर्वात माध्यम, अवाय या निर्वात माध्यम, SI पद्धति में हवा या निर्वात माध्यम के लिए, हवा या निर्वात माध्यम के लिए K जो होता है बेटा, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये एप्सिलॉन 0, देखिए अपने पास क्या है, एप्सिलॉन 0। इसको मैं क्या रीड कर रहा हूँ बेटा, एप्सिलॉन
जीरो रीड कर रहा हूँ बेटा। ये एप्सिलॉन क्या, एप्सिलॉन जीरो क्या है? एप्सिलॉन जीरो जो है बेटा, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निर्वात की क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन जीरो निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। एक्चुअल में अपने सीधा विद्युतशीलता बोल सकते हैं। इसका मान जो है बेटा, एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है बेटा 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का मान अपने पास है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो की बीमा, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है बेटा। जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एप्सिलॉन जीरो की बीमा। एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होती है? बीमा अपने इस मात्रक से लिख देंगे बेटा। इस मात्रक से लिखेंगे तो कूलाम आवेश की बीमा होती है A1 T1, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो A² T²। न्यूटन बल की बीमा M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर है तो L2। तो अपने पास इसकी बीमा आ जाएगी M-1 L-3 T4 A2। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अपने पास क्या है? SI पद्धति हो, हवा या निर्वात माध्यम हो बेटे, तो K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जीरो जो है ये निर्वात की क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन जीरो का मान जो है बेटा वो 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा है बेटा वो M-1 L-3 T4 A2 होती है। ये जो वैल्यू है बेटा K की, ये अगर अपने समीकरण 3 में रख दें तो निर्वात में दो आवेशों के मध्य, हवा या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समीकरण 3 से बेटा अपने पास क्या आ जाएगा? अब मैं इसको F0 लिख देता हूँ। F0 हवा या निर्वात के लिए लिख रहे हैं। F0 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R²। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन आ गया बेटा अपने पास। हवा या निर्वात में दो आवेशों को जब अपने रखते हैं तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो अपने पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R²। अब तीसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन थी बेटा। तीसरी कंडीशन, पद्धति अपने पास SI है। पद्धति कौन सी है? SI है। लेकिन मध्यम हवा या निर्वात के अलावा है। हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम, हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम हो। अगर हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम है तब अपने पास K की वैल्यू क्या होगी? तब अपने पास K इज इक्वल टू होता है बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन जो है ये माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। माध्यम की निरपेक्ष, चलो लिख देता हूँ, निरपेक्ष होती है ये, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। ये क्या है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। यानी SI पद्धति में हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो तो फिर K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। एप्सिलॉन जो है बेटा वो माध्यम की क्या कहलाती है? निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। अगर ये वैल्यू अपने किस में रखें बेटा? समीकरण 3 में रखें तो माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समीकरण 3 से अपने पास आ जाएगा बेटा। अब FM लिख देता हूँ। M मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, तो FM इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये समीकरण नंबर आ गया बेटे 5। ये हवा या निर्वात में SI पद्धति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आ गया बेटा। ये किसी माध्यम में SI पद्धति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आ गया। अब आता है बेटा अपने पास आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता
विद्युतशीलता, या इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, या अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, या परावैद्युतांक क्या है? बिल्कुल सिंपल सा बेटा। कूलाम ने क्या किया था, दो आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात किया। कूलाम ने क्या किया बेटा, दो आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात किया। ठीक है, पहले उसने क्या किया, इन दोनों आवेशों के मध्य हवा या निर्वात रख दी, पैदा कर दिया। हवा या निर्वात में इन आवेशों के मध्य उसने बल ज्ञात कर लिया। अब उसने और कोई चेंज नहीं किया, न तो आवेश के मान चेंज किए, न ही उनके बीच की दूरी चेंज की। अब इनके बीच में मध्यम बदल दिया, यहाँ मध्यम रख दिया। पहले हवा या निर्वात था, अब मध्यम रख दिया। अब फिर बल ज्ञात किया तो कूलाम ने पाया कि अब जो बल है, यानी मध्यम की उपस्थिति में बल जो है वो हवा या निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। मतलब दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में लगने वाला बल जो होता है वो उन्हीं आवेशों के मध्य उसी दूरी पर किसी मध्यम में लगने वाले बल से अधिक होता है। यानी मध्यम में आवेशों के मध्य बल में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जितने गुना ये कमी होती है उस कमी को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। उस कमी को परावैद्युतांक या क्या कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अपने क्या करते हैं बेटा, समीकरण 4 में 5 का भाग दे देते हैं। समीकरण 4 भाग 5 कर देते हैं। 4 में जब 5 का भाग देंगे तो F0 बट्टा क्या आ जाएगा, Fm इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर अपॉन अपने पास आ जाएगा Q1 Q2। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया बेटा, Q1 से Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा। F0 अपॉन Fm जो है वो अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन 0। ऊपर बचा एप्सिलॉन, नीचे एप्सिलॉन 0। इसको एप्सिलॉन आर कहते हैं, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, यानी अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता को अपने यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं। अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है बेटा, दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य उसी दूरी पर मध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। या मध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उस अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। अब देखिए अपने इसको ऐसे लिखते हैं बेटे, किस तरह से, इतना यूज कर रहे हैं अपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। देखिए बेटा एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी एप्सिलॉन का मान नहीं दिया होता, आपको एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ होगा। मतलब किसी मध्यम की विद्युतशीलता नहीं दी होती, किसी मध्यम का परावैद्युतांक दिया हुआ होता है। तो अपने पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर अपने पास आ गया। ये वैल्यू समीकरण 5 में रख दें। समीकरण 5 में अपने रखेंगे तो Fm इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ये वैल्यू जो है, ये देखिए बेटा, ये समीकरण 4 को यूज कर लें। इसमें जब समीकरण 4 को यूज करेंगे तो Fm इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, F0 बट्टा एप्सिलॉन आर। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है बेटा। इस पर भी एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से आया था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला, हवा या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है। हवा या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है। हवा या निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है, F है। यदि इन आवेशों के मध्य परावैद्युतांक 6 का माध्यम भर दिया जाए, यदि इन आवेशों के मध्य परावैद्युतांक 6 का माध्यम भर दिया जाए तो बल कितना होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था बेटा। तो अपने पास फॉर्मूला है बेटा, माध्यम भर दिया तो Fm
एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा F0 बट्टा एप्सिलॉन आर, और ये F0 की वैल्यू अपने को कितनी बता रहा है, F बता रहा है, तो अपने F0 की जगह F लिख देंगे। एप्सिलॉन आर अपने को कितना बता रहा है, 6 बता रहा है, तो यहाँ 6 रख देंगे, तो F बट्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है बेटा ये। अब आता है बेटा कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। देखिए एप्सिलॉन आर का मान अपने कुछ मानों के बारे में बात करेंगे, बाकी आपको मान दिए होंगे, बाकी मान रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 कंडीशन आपको बता रहा हूँ, आप इन 3 कंडीशन को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पहला, एप्सिलॉन आर का मान नंबर 1, अवाय या निर्वात के लिए, अवाय या निर्वात के लिए, अवाय या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। अवाय या निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। या हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। दूसरा अपने पास है बच्चे चालकों के लिए, चालकों में क्या आती है बेटा, धातु आती है, और यहाँ से भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तांबे का पराविद्युतांक लिखिए, तो धातु आ गई तांबा, तो धातुओं का या चालकों का जो पराविद्युतांक होता है बेटा एप्सिलॉन आर, वो अनंत होता है। चालकों का मतलब धातुओं का पराविद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। तीसरा जो अपने पास है बेटा, अब अन्य जो भी माध्यम बच गए, ऊपर वाले 2 को छोड़ दें, मतलब हवा निर्वात को छोड़ दें, चालकों को छोड़ दें, बाकी जितने भी माध्यम बच गए बेटा उनके लिए एप्सिलॉन आर जो है वो ग्रेटर देन होता है 1 और लेस देन होता है अनंत। मतलब पराविद्युतांक का मान अन्य जितने भी माध्यम बच गए, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अब अन्य माध्यमों के लिए आपको दिया जाएगा, आपको इसका नहीं दिया जाएगा, आपको चालकों का नहीं दिया जाएगा, अन्य जो भी माध्यम अगर आपको बताया जाएगा तो उसका पराविद्युतांक आपको दिया जाएगा। तो मतलब पराविद्युतांक का मान जो होता है बेटा माध्यम के लिए वो 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। 1 हवा या निर्वात के लिए है और अनंत किसके लिए होता है, चालकों के लिए होता है। तो ये था बेटा अपने पास क्या, पराविद्युतांक। अब अपने इकाई आवेश को परिभाषित कर देते हैं, इकाई आवेश को परिभाषित कर देते हैं बेटा, किससे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से अपने इकाई आवेश को परिभाषित कर दें कि यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q हो, F इज इक्वल टू अपने पास 9 × 10⁹ न्यूटन हो, R इज इक्वल टू अपने पास 1 मीटर हो, ये वैल्यू उसमें पुट करें तो यह आ जाएगा बेटा 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपने पास होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 की जगह अपने Q रखेंगे बेटा, तो Q² अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया बेटा, Q² इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ±1 आ जाएगा। तो अपने इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण के 2 आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁹ न्यूटन बल लगता है तो प्रत्येक आवेश जो है वो इकाई आवेश कहलाता है, या प्रत्येक आवेश का मान जो है वो 1 कूलाम के बराबर होता है। दोबारा सुनिए बेटा, हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁹ न्यूटन बल लगता है तो प्रत्येक आवेश जो है वो इकाई आवेश कहलाता है, या प्रत्येक आवेश जो है वो 1 कूलाम के बराबर होता है। ये था बेटा अपने पास 2 आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल। आप वीडियो को पूरा देखना बेटा, अच्छी तरह से देखना, इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है बेटा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने किया है। आपको ये अच्छी तरह से आता है तो आपके आगे किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।